नमल शॉप में खड़ी हुनैन बेध्यानी से वॉलपेपर देख रही थी। सैम करीब में कंप्यूटर शॉप की तरफ चला गया था। उसको अपना टैब ठीक करवाना था, इसीलिए वो बिला चू चरा हुनैन के साथ चला आया था। सदाकत बाहर कार में इंतज़ार कर रहा था। हुनैन की तवज्जो वॉलपेपर की तरफ होने की बजाय अंदर गहरे मंझधार में गोल चक्कर खा रही थी। बार बार वो सर झटकती थी, मगर सोचें उफ। हाशिम कारदार की मुतवक्के जरा की आवाज़ें उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। वो जितना ध्यान हटाने की कोशिश करती, उतना वो सर पे सवार होने लगता, यहाँ तक कि वो उसकी खुशबू महसूस करने लगी। करंट खा के हुनैन मुड़ी तो गोया गला रंध गया और वो सांस लेना भूल गई। वो उसके सामने खड़ा था। हाशिम कारदार मुस्कुराता हुआ तैयार सा, कीमती परफ्यूम की खुशबू में बसा। वो वाकई उसके सामने था। हुनैन के हाथ से वॉलपेपर छूट कर नीचे गिरा। वो बेयकीनी से उसे देखेगी। कैसी हो? उसका अंदाज इतना नरम, इतना मसहूर कुन था कि वो बिना पलक झपके उस पर नज़रें जमाए खड़ी रही। लब आधे खुले थे, जिस्म बर्फ हो रहा था। तुम्हारे सेल फोन से ट्रेस किया तुम्हें। अकेले में बात करना चाहता था, जहाँ तुम्हारे ख़ानदान के वो सेल्फिश लोग आसपास ना हों। पता है वो सेल्फिश क्यों हैं, प्यारी लड़की? वो उसकी आंखों में देख के पूछ रहा था। वो सुन नहीं रही थी, बस उसे देख रही थी। प्यारी लड़की की सदाएं बार बार दीवार से टकराने लगी थी। प्यारी लड़की, प्यारी लड़की। उनको सिर्फ अपनी फ़िक्र है। जुमर और फारिस को अपनी शादी पे मेहनत करने की फ़िक्र है। शादी को केस जीतने की पड़ी है ताकि वो सच्चा साबित हो, वो आगे बढ़ सके। ऐसे में किसी को भी तुम्हारी फ़िक्र नहीं है। हुनैन कटहरे में खड़ी हो एक दुनिया उसकी बातें सुने, उसकी बातें लिखे, वो अखबारों की सुर्खियों की जीनत बने, उसका किरदार तार तार हो जाए। ये सब बातें उनको सानवी लगती हैं। उनका इंतकाम पूरा हो जाए, बाकी सब खैर है। वो मोम का मुजस्मा बने, उसको देखेगी। ठंडे पसीने से उसका वजूद मोम की तरह पिघल पिघल रहा था। किसी को तुम्हारी फिक्र नहीं हुनैन, वो हमदर्दी से कह रहा था। मैं तुम्हें कभी समन ना करता। जुमर गलत कहती है कि मैं तुम्हें समन करता। मैं बच्चों से नहीं मुकाबला करता, बच्चों को दरमियान में नहीं लाता। मेरी भी एक बेटी है, मैं जरा भी नहीं करना चाहता तुम्हारी। मगर जुमर और सादी तुम्हें दरमियान में लाए हैं। उन्होंने तुम्हें स्लेब पे चढ़ाया है। तुम अपना सोचो हुनैन, मेरा नहीं, किसी का नहीं। अपना फैमिली बैकग्राउंड देखो। शादी कैसे करोगी? सर उठा के कैसे चलोगी? लोग मेरे और तुम्हारे अफेयर की बातें ज़मानों तक करेंगे। ये सब जरा में कहना पड़ेगा, और यकीन करो मैं नहीं करना चाहता ये सब। मैं तो आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन सदी ने मुझे इस मकाम पे ला खड़ा किया है। अब तुम मेरी मदद करो। वो सुन थी, मुजस्मा थी, मोम की तरह पिघल रही थी, और वो आग के शोले की तरह उसके गिर्द हाला बनाए हुए था। तुम कोर्ट में कहोगी कि तुम्हें कुछ याद नहीं। जो पुलिस को तुमने हलीमा से मुतल्लिक बयान दिया है ना, उसको वापस ले लो। प्यारी लड़की, तुम इतनी आसान नहीं हो कि तुम्हें कोर्ट में कोई इस्तेमाल करे। तुम मेरे खिलाफ कोई बात मत कहो, मैं जिरा नहीं करूँगा। कोई तुम्हारे किरदार के बारे में बात नहीं कर सकेगा। तुम्हें सिर्फ इतना कहना है कि सादी झूठ बोल रहा है, और तुम्हारी राय में शेरू ऐसा नहीं कर सकता। यूँ तुम महफूज रहोगी, क्योंकि ये इज्जत एक दफ़ा चली गई ना हुनैन, तो वापस नहीं आएगी। एक आंसू हुनैन की आंख से टूटा और गाल पे लड़खा। उसने इस बात में सर हिलाया। मेरी बात समझ में आई है ना? जी, उसने खुद को कहते सुना। ये इज्जत एक दफ़ा चली गई तो वापस नहीं आएगी। वो किसी रोबोट की तरह बोली थी। गुड। तुम जब कटहरे में खड़ी हो ना, तो मुझे फेवर देना, मैं तुम्हें दूंगा। और अपने खुद गर्ज ख़ानदान से डरना नहीं, उनको शर्मिंदा होना चाहिए, तुम्हें नहीं। क्योंकि अगर मैंने उसी भी साहब वाली बात जरा के दौरान कह दी, और यकीन मानो मैं नहीं कहना चाहता, तो तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी होगी। तुमने अभी बीए किया है ना, एफएससी का रिज़ल्ट कैंसिल होगा। 3 साल तक तुम्हें कोई तालीमी इदारा दाखिला नहीं दे सकेगा। 3 साल बाद तुम दोबारा से एफए बीए करोगी क्या? 3 साल बाद 7 साल पीछे चली जाओगी क्या? तुम जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाओगी, वहाँ बेइज्जत होकर रहोगी। सब तुम्हें चीटर कहेंगे, हकारत से देखेंगे। इसलिए तुम्हें इस वक्त सिर्फ अपना सोचना चाहिए। वो कोट की नादीदा शिकन दुरुस्त करते उस पर एक नरम सी आखिरी नज़र डाल के मुड़ गया। सेल्समैन
उसी तरफ देख रहा था। वो चला भी गया और वो हनूस बुत बन के खड़ी रही। मोम के कतरे पिघल पिघल के उसकी आंखों से बह रहे थे। आग जा चुकी थी, तपिश बाकी थी। वो घर आई तो उसका जिस्म यूं जल रहा था गोया इर्द गिर्द 1000 तनूर जल रहे हों। वो लाउंज में खामोश बैठी जुमर के सामने पल भर को रुकी। मैं गवाही दूंगी, लेकिन मैं बस वही कहूँगी जो मेरी मर्जी होगी। कोई मेरे मुंह में अल्फाज नहीं देगा। आप में से कोई मुझे नहीं बताएगा कि मुझे क्या करना है। मैं वही कहूँगी जो मेरे लिए ठीक होगा। दूर से फटी आवाज़ में कहकर वो आगे बढ़े तो देखा सामने सादी खड़ा था और उसकी आंखों में दुख था। मैं नहीं चाहता कि तुम गवाही दो आना। मैं नहीं चाहता कि वो लोग तुम्हें यूं अजियत दें। तो फिर आपको ये सब हमारे ख़ानदान को कचहरी में घसीटने से पहले सोचना चाहिए था। शौकी अंदाज में चीख कर बोलती वो धप धप सीढ़ियाँ चढ़ने लगी थी। फिर कमरे में आकर वो जो सर मुंह लपेट के लेटी तो कितने ही घंटे न उठे। मगरिब की अजानें हुई तो उठ के नमाज पढ़ी और फिर से लेट गई। जिस्म बुखार में दहक रहा था, आंखों से आंसू उबल उबल कर गिर रहे थे। कब तक वो यूं सजा का काटती रहेगी इन कच्ची उम्र की पक्की गलतियों की। खुदाया वो क्या करे। ईशा भी यूं ही पड़ी और फिर से लेट गई। रात तारीख हो गई थी। शहर अंधेरे में डूबता गया। जाने वो कौन सा पहर था जब उसने महसूस किया कोई दरवाजे में आ खड़ा हुआ है। वो फारिस की चाप पहचानती थी, मगर इसी तरह करवट लिए लेटी रही, हिली तक नहीं। वो आगे आया और पायंती पे बैठा। अगर तुम नहीं देना चाहती गवाही तो मुझे बताओ, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। पता है क्या मामू, वो अंधेरे खला में तकती हुई अजीब खालीपन से बोली थी। मैं समझती थी कि मैं ज़हीन हूँ, कई ममालिक के पॉप कल्चर, ड्रामों और किताबों से वाकिफ़ हूँ, तो आम लड़कियों से मुख्तलिफ हूँ, बरतर हूँ, मगर मैं गलत थी। गरम गरम आंसू उबल के गालों पे लुढ़कते तकिए में जज्ब होने लगे थे। हम मिडिल क्लास लड़कियाँ जितना पढ़ लिख लें, जितना कंप्यूटर इस्तेमाल कर लें, दुनिया भर की सियासत पे तबसरे कर लें, हम रहती वही मिडिल क्लास ही हैं। आम शक्ल सूरत की बेबस लड़कियाँ जिनको इज़्ज़त के नाम पे कोई भी ब्लैकमेल कर सकता है, जिनकी इज़्ज़त एक दफ़ा चली जाए तो उसे कोई वापस नहीं ला सकता। हम बहुत बेचारी लड़कियां हैं फारिस मामू, हम कुछ नहीं कर सकती, हम टोटल फेलियर होती हैं। जब मैं जेल में गया था तो मैंने बहुत बातें सीखी थी जिनका मुझे ज़िंदगी में पहले कभी तजर्बा नहीं हुआ था। वो धीरे से बोला था। मैंने सीखा था कि अगर कोई आपके अकायद पे हमला करे तो ज़ुबान से जवाब दो, अगर कोई आपके जिस्म पे हमला करे तो हाथ से जवाब दो, अगर कोई आपके खलूस नीयत पे शक करे तो अपने अच्छे अमल से जवाब दो, अगर कोई आपकी दयानतदारी पे उंगली उठाए तो दलाल से जवाब दो। लेकिन वो ठहरा। अंधेरे कमरे में उसकी आवाज़ गूंज गूंज कर पलट पलट आई थी। लेकिन अगर कोई आपके किरदार पे, आपकी इज़्ज़त पे हमला करे तो कोई जवाब ना दो, तो फिर क्या करो। वो चौंक के उसे देखने लगी। वो चंद लम्हे कुछ ना बोला। फिर जब लब खोले तो उसकी आवाज़ बहुत धीमी और सर्द सी महसूस हुई थी। देन यू मेक देम ब्लीड, तो उनको तड़पा तड़पा के मार दो। वो कब कमरे से गया उसे पता न चला, बस वो गुमसुम सी बैठी रही। फिर बदिक्कत वो उठी और बाथरूम जाके वज़ू किया। आंखें जल रही थी, जिस्म बुखार में फनक रहा था। बमुश्किल दुपट्टा सर पे लपेटती वो कमरे में आई, जाए नमाज बिछाई और 2 रकत नफल की नीयत बांधी। क्या हम लड़कियां टोटल फेलियर हैं अल्लाह ताला। सलाम फेर के वो दुजानों बैठी, दुआ के लिए हाथ उठाए गुमसुम से पूछ रही थी। क्या हम लड़कियां वाकई इतनी बेबस और लाचार और बेचारी होती हैं। क्या इज़्ज़त के नाम पे कोई भी हमें ब्लैकमेल कर सकता है। क्या हमारी गलतियों की कहानियों के मर्द किरदारों के हाथों में हमारी इज़्ज़त होती है, या आपके हाथ में। क्या आपकी मर्ज़ी के बगैर कोई भी किसी को बेइज्जत और ज़लील और रुसवा करवा सकता है। मुझे बताइए अल्लाह ताला, आप कहते हैं ना कि अगर अल्लाह तुम्हारे दिलों में खैर मालूम करेगा तो तुम्हें इससे बेहतर देगा जो तुमसे लिया गया है और तुम्हें बख्श देगा। तो अगर मेरे अंदर कोई खैर है तो क्या मेरी इज़्ज़त मुझे वापस मिल सकती है। क्या दुनिया वालों की नज़र में मेरा पर्दा रह सकता है कि वो तो वाकिफ़ ही नहीं है, और मेरे घर वाले जो वाकिफ़ हैं उनकी नज़र में फिर से मोतबर हो सकती हूँ मैं। क्या सती को झूठा कहने की बजाय कोई और रास्ता है। वो अब रो नहीं रही थी, वो पूछ रही थी, उलझ रही थी, ताज्जुब का शिकार हो रही थी।
हाँ, अब वो रो नहीं रही थी। सीढ़ियों से नीचे आओ तो फारिस अपने कमरे का दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हो रहा था। जुमर जो बेमकसद ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी, उसको नज़रअंदाज किए ब्रश उठा के बालों में चलाने लगी थी। खफा नज़रें आईने पे जमाए वो लब भींचे हुए थी। वो ज़रा सा खंगारा अंदाज बेचारे शोहर वाला था। जुमर ब्रश करती रही। वो उसके करीब आया और सिंघार में इसके किनारे पे बैठा। सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा बोल गया। एक उंगली से गर्दन खुजाते हुए वो बोला था कि उसने घर से निकाल दिया आपको। जो बिलाकर अपने घर की याद आई, वो सुलगती निगाहें उठा के उसे घूरते हुए बोली थी। अहमद से मिलने गया था। साथी की डॉक्टर का पूछना था कि वो मिली या नहीं। उसके पास नहीं गया था तो वहीं रह जाते, वापस आने की क्या ज़रूरत थी। ब्रश ज़ोर से पटका था। उसकी वजाहत पे बिल्कुल यकीन नहीं किया। आ गया हूँ तो घर से निकालोगी? जुम्मन ने जवाबन महज सर झटका। खूब गुस्सा आ रहा था उस पर। अच्छा सुनो, वो मसलती अंदाज में उसकी तरफ ज़रा सा झुका। नज़रों के हिसार में उसका खफा चेहरा लिए मुस्कुराहट दबाए बोला था, चलो डिनर पे चलते हैं। ये डिनर का नहीं, सहरी का वक्त है। वो उसे घूर के बोली थी। अब ऐसी भी कोई रात नहीं बीती कि एक आधा ढाबा ना खुला हो। हाँ बस मुझ पे पैसे खर्च ना करना, 250 की अंगूठी दिलाना और खाना ढाबों से खिलाना। वो मारे तासुफ के उठ खड़ी हुई थी। फारिस ने अफसोस से नज़रें उठा के उसे देखा। तुम हमेशा से इतनी लालची थी या वकालत पढ़ने के बाद हुई हो? तुम ना वापस उसी के पास चले जाओ। अरे यार, नहीं जाता उसके पास। मैं तो अरसे से उसके घर भी नहीं गया। और वो उस रात डिनर पे मैं नहीं हुनैन गई थी। वो वीडियो भी उसने हन्ना से ली थी। अब बस कर दो शक करना। वो मुस्कुराहट दबाए सफाई दे रहा था। हाँ हाँ, मुझे यकीन आ गया। उसने बदिक्कत चेहरे को वैसा ही सपाट रखा, अलबत्ता दिल से बोझ सा उतरता महसूस हुआ था। अच्छा, अब मूड तो ठीक कर लो। ऐसा ना हो कि कल को मुझे कुछ हो जाए और तुम ये वक्त ज़ाया करने में पछताती रहो। वो अज़राए मजाक कह रहा था, मगर बालों में से ब्रश गुजारता उसका हाथ कांपा। उसने दहल के फारिस को देखा। तुम कितना फजूल बोलते हो। बस, उसे मायूसी हुई। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि तुम मेरी उम्र तुम्हें लग जाए जैसा मुकालमा बोलोगी। कितना शौक है तुम्हें मुझसे छुटकारा पाने का। उसे असरनो गुस्सा आने लगा। है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन उसने ब्रश मिलाकर उसके साथ खड़े उसके हाथ से लिया और मेज़ पे रखा और उसके दोनों हाथ थाम लिए। लेकिन तुम इस बात का यकीन रखो कि मौत के अलावा हमें कोई चीज़, कोई शख्स जुदा नहीं कर सकता। वो उदासी से मुस्कुराई। सारी कुल्फत, सारी तलखी ज़ायल हो गई। उसका मजबूत अंदाज, पुरयकीन लहजा, वो आंखों से छलकता अज़म, बस उसकी सर्कस बनी ज़िंदगी में एक यही चीज़ तो उसे बहादुर बनाए रखती थी। तुम मुझसे वाकई इतनी मोहब्बत करते हो ना फारिस? उसने इस बात में सर हिलाया। असली वाली मोहब्बत ना? जुमर ने आबरू उठाया। नहीं, चाइना वाली। वो जल के बोला तो वो एकदम हंस पड़ी। सारी उदासियाँ फिज़ा में खुल के ख़त्म हो गईं। उस सुबह हाशिम करदार के ऑफिस में हवा बिल्कुल साकिन थी। एक डरावनी सी खामोशी छाई थी और हाशिम बिल्कुल सांस रोक के बैठा सामने मेज़ पे रखे कागजात को देख रहा था। वो सीसीटीवी से निकाले गए स्टिल इमेज थे और रईस एक एक की तफसील बता रहा था। न सिर्फ फारिस काजी ने श्रीलंका जाने के लिए हारून उबैद का हथियारा इस्तेमाल किया, बल्कि मिस आबदार के साथ भी रहा था। ये देखिए, वो तस्वीर में जिस अपार्टमेंट से निकलता दिखाई दे रहा है, वो भी आबदार उबैद के नाम पे है। हाशिम ने इस बात में सर को खम दिया। वो इस जगह को पहचानता था। गार्ड कुमार की मौत से पहले आबदार साहिबा सदी से मिलने गई थी और इससे भी पहले वो पाकिस्तान में फारिस गाजी से मिलती रही थी, जिससे हमने अंदाज़ा लगाया है कि वो सिरिंज आबदार ने ही शादी को दी थी। मैं समझ गया। थैंक यू रईस, तुम जा सकते हो, एकदम खुश्क से अंदाज में कहता वो कागज़ समेटने लगा। रईस चुप हो गया और फिर सर को खम देकर बाहर निकल गया। अब वो कमरे में तन्हा था। वो तन्हाई जानलेवा थी, वहशत सी वहशत थी, दुख सा दुख था। वो बार बार एक एक तस्वीर को देखता था, कभी बेयकीनी से, कभी मलाल से, कभी आंखों में कुर्ब समेट आता, कभी गुस्सा। उसका सर दर्द करने लगा था, ब्लड प्रेशर बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। टाई की नॉट ढीली की और सर दोनों हाथों में गिरा लिया। भाई, नौशरवान की आवाज़ पे वो चौंका और चेहरा उठाया। वो जाने कब वहाँ आ खड़ा हुआ था। हाशिम ने ढीले से अंदाज में उसे बैठने का इशारा किया। मुझे आपसे बात करनी है।
وہ بیٹھا تو اس کا چہرہ بھی شدید اندرونی خلفشار کا شکار لگتا تھا۔